नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनाज। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैम पित्रोदा की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस को उनके बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद भी जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप किया है। आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन बांके बिहारी चरण दर्शन देंगे। बता दें कि साल में एक बार ही ठाकुर जी के होने वाले दर्शन के लिए अपार श्रद्धालु वृंदावन पहुंचेंगे। मंदिर प्रबंधन के साथ ही पुलिस और प्रशासन ने भी इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मंदिर तक वन वे रूट के जरिए ही श्रद्धालु पहुंचेंगे। वहीं यातायात व्यवस्था के लिए वृंदावन में बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है और करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के वृंदावन पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अक्षय तृतीया का आज शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए तमाम तैयारियां की गई है। आप मंदिर के दर्शन अपने स्क्रीन पर कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मंदिर में खास तौर पर साज सजावट भी की गई है और इसी को देखते हुए करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट विधान के खुल गए हैं और आपको बता दें कि 10,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की और उन्होंने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। प्रदेश सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा हेतु प्रतिबद्ध है और इस दौरान मंदिर को 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया। साथ ही कपाट खुलते समय तीर्थयात्रियों पर आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा फूल वर्षा की गई और श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बात की। उन्होंने अमोक नामक एक छात्र से चुनाव पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आपको पता है कि चुनावी रथ गुजरात, फिर राजस्थान और हरियाणा के बाद अब दिल्ली पहुंच चुका है और 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी के बाद अब हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली में भी गर्मी बहुत तेज है और बहुत ज्यादा गर्मी और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि यहीं पर 4 जून के बाद पता लगेगा कि कौन ठंडा होने जा रहा है, कौन गर्म होने जा रहा है। तो इसलिए गर्मी सबसे अधिक दिल्ली में होगी। और आज हमारे साथ एक आप देख रहे होंगे तो हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे बच्चा क्यों बैठा है। आपको पता है कि इस देश में बच्चों की अपनी अलग अहमियत है हर क्षेत्र में। अगर बच्चे घर में अगर नाराज हो जाए तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो बच्चों की अपनी अहमियत है और वो अगर सड़कों पे आ जाए और खास तौर से क्योंकि इन बच्चों ने ही पूरे देश को अपने हिसाब से, उनके जो माँ बाप जो इस देश को चला रहे हैं, जो वो दिग्गज हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, फिल्म स्टार हो, उनके बच्चों की अपनी अहमियत है। इसीलिए आप जब सोशल मीडिया देखते होंगे तो आप ज्यादातर सेलिब्रिटीज के और बड़े नेताओं के बच्चों की बातें बहुत करते हैं, क्योंकि बच्चों की इंपॉर्टेंस अपने आप में इस देश में हो चुकी है। और इसी क्रम में आज हमारे साथ एक मौजूद है एक छात्र अमोक सिंह, अगर मैं आपका नाम से करेक्ट ले रहा हूं तो अमोक सिंह हमारे साथ में। और आज हम इनके साथ इसलिए बैठे हैं क्योंकि जब चुनाव चल रहा है तो हर घर में चर्चाएं हो रही हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अचानक मैं गुजरा और मैं बैठा था यहाँ पे और मैं एक इंटरव्यू करने यहाँ पे आया था। फिर अचानक से इस बच्चे ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि इस बार जो है बीजेपी 400 पार हो जाएगी। तो मुझे तुरंत ये महसूस हुआ कि मुझे लगता है इस बच्चे से उसके मन की जो आकांक्षा है वो हमें जरूर पूछनी चाहिए और आपको भी सुनानी चाहिए, क्योंकि शायद आपके घर में भी बच्चा यही सोच रहा हो। तो आइए चलते सीधे आपको उनसे बातचीत कराते हैं। अमोक जी, आपने एक सवाल अभी मुझसे तुरंत पूछा कि आपको लगता है कि 400 पार इस बार बीजेपी होगी। एक तो पहले आपको आज की राजनीति में इतना इंटरेस्ट है
आप क्या कुछ जानते हैं राजनीति के बारे में, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। और आपको क्या लगता है कि इस बार क्या सचमुच भाजपा 400 पार होने वाली है, और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, और हो रही तो क्यों? क्योंकि आप छात्र एक हैं, तो आपको अपने सारे आंसर्स देने पड़ेंगे एक पूरे, ना कि ब्रीफ में बल्कि डिस्क्राइब करके, प्लीज। जी, तो पहली बात तो क्योंकि मैं 17 साल का हूँ, अगले साल मेरे पास वोटिंग राइट आ जाएगी, तो एज अ सिटीजन वी हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट पॉलिटिकल कंसेंसस, व्हाट पॉलिटिकल ओपिनियन वी शुड फॉर्म। तो अगर हमें यही नहीं पता कि कौन सी सरकार कितनी अच्छी है, क्या फ्लॉज हैं और क्या एक्चुअल में सरकार अच्छा काम कर रही है, तो उसके बिना मुझे ये लगता है कि हमारा जो राइट टू वोट है वो फालतू है, बेफर्ज है, अगर हमें यही नहीं पता कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे वोट दिया जाता है। तो बात रही कि अगर क्या बीजेपी 400 पार करेगी कि नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो 400 पार से भी पहले क्या मैथमेटिकली 400 पार बीजेपी कर पाएगी, पॉसिबल है? क्योंकि अगर 400 पार की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास टैग जो बचता है होता है 146 सीट्स का, और साउथ इंडिया में करंटली जो फेज ऑफ वोटिंग हुई है, एमपी जो कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे बाहर चले गए, और इतनी सारी चीजें जो साउथ इंडिया में करी गई हैं, इसके बाद ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि साउथ इंडिया से इनको एटलीस्ट 40% वोट काउंट या फिर 40% सीट भी नहीं मिलेगी। तो अगर हम उस हिसाब से पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो 400 पार जो है वो आइडियोलॉजी के मामले में तो बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली अगर ये बात देखी जाए तो 400 पार पॉसिबल अभी तो के वोटिंग फेज के हिसाब से पता नहीं चल रहा। मैं यहां पे आमोद को मैं रोकना चाहूंगा, और मैं अपने सी वोटर्स समेत एबीपी सर्वे, साथ में तमाम ऐसे बड़े न्यूज चैनल्स के सर्वे होते हैं, चाणक्य की हम बात करें, हम तमाम और भी जो अखबार हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण की, आप ये सोच सकते हैं कि 17 साल का बालक कितनी ज्यादा ऑथेंटिक बात कर रहा है और आंकड़ों के साथ बात कर रहा है। और आपको ये देखना पड़ेगा, ये है हमारे देश का छात्र। तो आप सोचिए आने वाला समय देश के लिए कितना बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे रील्स में और जब यूट्यूब में जब हम देखते हैं कि बच्चों को वीडियो गेम्स खेलते हुए दिखाया जाता है, या ऐसा दिखाया जाता है कि ये देश का भविष्य क्या बनेंगे, ऐसे फनी वीडियोस बनाए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आप साधना के दर्शक हैं तो आपके पास सच्चाई और सत्य की बात हम हमेशा करते हैं, और उसी सत्य के तहत हमने एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने रखा है, इस बालक को, जो आपके सामने कितनी मैच्योर बात कर रहा है। अच्छा, एक बात आपसे खास तौर से और मैं पूछना चाहूंगा, आपकी पसंद क्या है, राहुल गांधी की मोदी जी? और अगर मोदी जी क्यों नहीं है, और अगर वो हैं तो क्यों है, और राहुल गांधी नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर हैं तो क्यों है? जी, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि जो देश के लिए काम करेगा वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। तो दिक्कत हमारे देश में यह है कि कोई सरकार बेस्ट नहीं है और कोई सरकार सबसे अच्छी भी नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑल्टरनेट जो है अभी के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीमित रख रही है। क्योंकि आप देखेंगे सैम पित्रोदा जो कि खासकर कांग्रेस के एडवाइजर रह चुके हैं, उनके स्टेटमेंट और जो प्रोग्रेस हम देखते जा रहे हैं वो भले ही बहुत ज्यादा ऊंची पड़ाव पे ना हो, लेकिन ऑल्टरनेट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी तो अभी सबसे बेटर लग रही है। और ऐसा नहीं है कि सारी ही पार्टियां गलत हैं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जो पार्टी गलत है वो हमेशा ही गलत रहे। तो अभी के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा, बट आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक प्रश्न मुझे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि 17 साल का ये बालक इतनी बेहतरीन बातें कर रहा है और तथ्यों के आधार पर कर रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा, क्योंकि आमतौर से ये नेता नगरी जो है, या कोई भी एक्सपर्ट जो हमारे स्टूडियोज में आते हैं, जिनको आप सुनते समझते और देखते हैं, वो बातें जो करते हैं वो या तो वो गूगल इंडस्ट्री की बातें करेंगे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, लेकिन ये जो बच्चा है तथ्यात्मक बातें कर रहा है। तो इसलिए एक प्रश्न से मैं जरूर पूछूंगा, अच्छा आप बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं? जी, मैं बड़े होकर तो जज बनना चाहता हूँ और डिप्लोमेसी परस्यू करना चाहता हूँ बड़े होकर। धन्यवाद अमोघ हमसे बातचीत करने का। तो आप देख सकते हैं, जज बनना चाहते हैं। ये बच्चा वो नहीं जिसने बोला मुझे किसी आईटी कंपनी में मुझे काम करना है, या मुझे सेलिब्रिटी बनना है, या मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, या डॉक्टर बनना है। इस बच्चे की सोच भी, क्योंकि मुझे लगता है नॉर्मल जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनको बहुत ऐसे रेयर ही उनको कभी कोई बच्चा मिला होगा जो इस तरह की बात करता हो कि मुझे बड़े होकर जज बनना है। अगर ये बच्चा जज बनेगा, मुझे लगता है कि इस देश में न्याय प्रक्रिया बहुत ही बेहतरीन होगी। हालांकि वर्तमान चीजें से ऑफ इंडिया की भी यही सोच है, मुझे लगता है शायद उस सोच से प्रेरित होकर के तमाम ऐसे बच्चे आने वाले समय पर अगर बनते हैं अपनी मेहनत से, तो इस देश की स्थिति और बेहतर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, दिल्ली। चलिए आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर विशाल जनसभा आयोजन किया गया है। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और सीएम ने जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। प्रार्थना करता हूं कि वो आवे और हम सभी को आशीर्वचन दे। पूज्य महाराज जी। भारत माता की, भारत माता की। आवाज इतनी आनी चाहिए कि आवाज आज गोरखपुर क्षेत्र में 8 संसदीय क्षेत्रों में नामांकन हो रहा है।
आपकी आवाज पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ऋषिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रविकिशन शुक्ला जी, कुशीनगर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद और प्रत्याशी श्री विजय दुबे जी, महापौर डॉक्टर मुल्लेश श्रीवास्तव जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री जेएम सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, श्री नथुनी कुशवाहा जी, राणा बाबू सिंह जी, रमाकांत निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री रविकिशन जी को नामांकन दाखिल करने के लिए आप सबकी ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उनके जो प्रस्तावक हैं, उन सभी प्रस्तावकों का भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं। इसमें हमारे महापौर हैं, पिपराइच के विधायक श्री महेंद्रपाल सिंह जी हैं, श्री रमाकांत निषाद जी हैं, श्री ब्रजेश यादव जी हैं। इन सभी की सहभागिता के साथ ही आप सबके आशीर्वाद से वह चुनाव लड़ रहे हैं और आज के इस अवसर पर कुशीनगर के एक वरिष्ठ नेता, जिन्होंने पहले समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक कार्य किया, श्री नथुनी कुशवाहा जी, वह भारतीय जनता पार्टी की अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। और राणा राहुल सिंह एक युवा नेता है, कांग्रेस पार्टी छोड़कर के वह आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इन सबका भी मैं अपने समर्थकों के साथ वे आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं और इस 2024 के मिशन में उनका सहयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के इस बृहद परिवार में मैं इन सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। चौथा चरण 13 मई को होगा और 7वें चरण में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में भी, और गोरखपुर क्षेत्र में 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। पूरे देश के अंदर पहले से तय है 3 चरणों का चुनाव का मतलब आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मुझे भी अब तक देश के अंदर 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर आज जो एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार
थोड़ा जोर से बोलो, पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। फिर एक बार गोरखपुर की आवाज में बोलो, फिर एक बार, फिर एक बार। तो मोदी सरकार क्यों लोग लेके आना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि भारत की जनता के पास एक ही उसका उपाय है। वो कहते हैं कि सारी समस्या का समाधान एक है और वह है राम राज्य की स्थापना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो राम को लाए हैं, राम को लाने का मतलब राम राज्य की परिकल्पना को साकार जिन्होंने किया है। और बहनों और भाइयों, राम राज्य का मतलब सबका सम्मान हो, सबको सुरक्षा हो, सबका विकास हो और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता हो, बिना भेदभाव के। अब सोचो, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है ना राशन? क्या किसी का चेहरा देख करके दिया जा रहा है क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा के समय में चेहरा देख करके सुविधा मिलती थी। 60 करोड़ लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही। क्या किसी का चेहरा देख करके? नहीं, हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, गरीब है, पात्र है, उन सबको इस सुविधा प्राप्त हो। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। अगर हमें लखनऊ से किसी गरीब को पैसा भेजना हो, दिल्ली से कोई पैसा मोदी जी को भेजना हो, तो बीच का मध्यस्थ समाप्त, ये पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। पहले किसान आत्महत्या करता था, आज किसान सम्मान निधि है। 12 करोड़ घरों में एक टॉयलेट बन गए, एक शौचालय का निर्माण हो गया। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आ गया। 4 करोड़ लोगों के मकान बन गए। पहले मकान ये कहकर के मिलते थे, किसी जिले में 2 मकान आते थे, और आज अकेले 1 लाख से ज्यादा मकान अकेले गोरखपुर में आए हैं। अब 1-2 मकान में और 1 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? और विकास किस कदर, एम्स, फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, आयुष विश्वविद्यालय, यानी एक लंबी श्रृंखला है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। विकास के कार्यों की कोई गिनती नहीं है, लंबी श्रृंखला है। पिपराइच में चीनी मिल भी है, तो सैनिक स्कूल भी है, तो नलावासी विद्यालय भी है, सड़क भी है, पुल भी है, बिजली भी है। और पहले बिजली नहीं मिलती थी, पहले हम बिजली के लिए लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन करते थे। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है ना बहनों और भाइयों? पहले अशुद्ध जल के कारण इंसेफ्लाइटिस होती थी, आज इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाधान कर दिया गया। समाप्त, बीमारी समाप्त, यानी माफिया भी समाप्त, मच्छर भी समाप्त। और अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका, जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है, और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है,
तो फिर संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते। आतंकवाद के सामने लचर और घुटना टेकने की रणनीति, उसका दुष्परिणाम हजारों लोगों को अपनी जान देकर के करनी पड़ी। बहन और भाइयों, आज ये नया भारत है। इस नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, बिना भेदभाव के शासन की योजना से जोड़ने का अभियान भी है, आपकी आस्था का सम्मान भी है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह तक योग्य बनने तक उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, नौजवानों के लिए नौकरी है, रोजगार है, निवेश है, ढेर सारी चीजें उनके लिए भी है। अन्नदाता किसान के लिए भी ढेर सारी योजनाएं हैं। आज विकास के लिए लोगों को जाना नहीं पड़ता, हर घर नल की योजना भी उनके आ रही है और बिजली भी हर घर तक पहुंच गई है। रसोई गैस का कनेक्शन भी हर घर तक पहुंच चुका है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छे का श्रेय मोदी जी को तो जाता ही है, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि मोदी जी को 2014 में एक वोट देकर के आपने चुन करके भेजा। जो मोदी जी को आपने वोट दिया, उस वोट के कारण आज मोदी जी ने देश के अंदर एक नया चमत्कार कर दिया, एक नए भारत का निर्माण कर दिया। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपके पास आज कहने के लिए। आज जो नामांकन का जुलूस है, इसमें दो बातें कहने के लिए आया हूं। एक तो ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं बनना है। ये चुनाव हमारे लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण का चुनाव है। हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत, आत्मनिर्भर का मतलब एक ऐसा भारत जिसमें नौजवान आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, किसान आत्मनिर्भर होगा, व्यापारी आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक आत्मनिर्भर होगा, हर तरफ का आत्मनिर्भर होगा। उसको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उस नए भारत के लिए, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित भारत का रूप ले सके, इसके लिए हमें इस चुनाव में भागीदार बनना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और दूसरा, बहन और भाइयों, एक तरफ विकसित भारत के लिए और दूसरा चुनाव के दौरान मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव के दौरान उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए, बहुत कठिन है जी, नहीं होता चुनाव के दौरान, क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र में 2000 से अधिक गांव आते हैं, नगर निकाय अलग है, इसलिए घर घर नहीं जा पाएंगे। चुनाव के दौरान तो शक्ति केंद्र पर ही प्रत्याशी जाकर के जनता से अपील कर पाएगा। और इसलिए मैं कहूंगा, आप सबको मेरी तरफ से, मोदी जी की तरफ से और स्वयं रविकिशन बनना पड़ेगा। बनेंगे? बनेंगे? पीछे तक बोलो, पीछे तक आवाज आनी चाहिए भाई। इतनी मरी हुई आवाज नहीं होनी चाहिए, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि वो गूंजे। आप लोग रविकिशन बनकर के गांव गांव घर घर जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, भारी बहुमत से रविकिशन को कमल निशान पर चुनाव जिता करके भेजेंगे। देखो, महानगर के अंदर अब अंतिम दिन के एक दिन पहले चुनाव प्रचार जिस दिन बंद होगा, उसके एक दिन पहले हम रोड शो करेंगे। इस दौरान पूरे प्रदेश उठाने और देश के अन्य राज्यों में भी प्रचार करने के लिए जाना है। इसलिए गोरखपुर का चुनाव आपके ऊपर एक छोड़ है, आए समझ में ना? आप लोग घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता को इस बारे में अवगत कराएंगे कि भाई चुनाव जीतना है और भारी बहुमत से जीतना है। जीतना है ना, भारी बहुमत से, रिकॉर्ड बहुमत से। जितने वोट से गत चुनाव में श्री रविकिशन जीते थे, उससे दुगने वोट से आप जिता पाएंगे। जिम्मेदारी लेंगे, गारंटी लेंगे, तो सुरक्षा और सम्मान और विकास की गारंटी मोदी जी की है, उसको लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। आया ना समझ में? और बहनों और भाइयों, हम लोग इसको लागू करेंगे, इसलिए घर घर जाना है। मतदान के दिन
पहले मतदान फिर जलपान के लक्ष्य को लेकर के अभी से लग जाना है, क्योंकि 21 दिन आपके लिए चुनाव प्रचार में लगेंगे। 21 दिन आपको मिलेंगे। 21 दिन के चुनाव प्रचार में चुनाव को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना कि विपक्ष हताश और निराश हो जाए और मैदान छोड़कर के भागने के लिए मजबूर हो जाए। होगा ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ पकड़ करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में हमारे साथ फिलहाल बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।